हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल पीएम स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रश्न पत्र फर्स्ट यानी प्रश्न पत्र प्रथम का खंड बा, जिसमें आपकी 2 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। आप जो भी सिलेक्ट करते हैं वो भी वही आप क्वेश्चन देते हैं उसके ही। मैं यहाँ पे आपको हिंदी भाषा के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। ये 2011 का सॉल्व पेपर है। और खंड आ अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आज चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें खंड बा में पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 51 से 55, यानी जो भी क्वेश्चन है 51 से 55 के लिए है। ये निर्देश दे रहा है, निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। यानी कि दोस्तों, इसमें एक पैराग्राफ दिया है पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन करेगा जो इसी पैराग्राफ से हमको सॉल्व करना होता है। चलिए दोस्तों, आप आगे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकेल की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी है तो अन्य छात्र उसे अगर पुरातन शिक्षार्थी है, संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रख कर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी फोटो क्लिक करने में धुंधलापन हो गया है, बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके परिश्रम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। दोस्तों, ये रहा हिंदी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पैराग्राफ है। कोई एक पैराग्राफ दे दिया जो शिक्षा से रिलेटेड थी। अब आगे इससे 51 से 55 तक क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि आगे हैं। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। अभी आपने दोस्तों पढ़े होंगे ही
क्वेश्चन का आंसर, या तो फिर आप पैराग्राफ से फिर से ढूंढ के पढ़ सकते हैं। इसको अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो एक बार में आंसर दे सकते हैं। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है समाज उपयोगी कार्यों के लिए राष्ट्र के दूसरा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, तीसरा है राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए और मानव मात्र के कल्याण के लिए। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। अगला दोस्तों देखते हैं, ये उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र के निर्माण विकास, इसके लिए तो इसका तो सॉल्व पेपर है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है एक निष्ठावान श्रमिक धनवान व्यक्ति, एक उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति एक जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। आपका 53 नंबर, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के लिए प्रतिनिषेधात्मक वातावरण, जनता के सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच। ये डी नंबर, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। आगे दोस्तों चलते हैं। अब अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है किसका? जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय में अपनाता है। बी नंबर, जो सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता। सी नंबर है जो धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है। या डी नंबर है भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते होंगे 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। पहला, पुरातन संस्कारी संस्कृतिमय जीवन। बी, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति। सी, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति। डी, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। यहाँ पे लॉर्ड मेकाले शिक्षा के प्रवर्तक थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति, बी नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 55 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं उस पैराग्राफ से। अब 56 से 58 तक दिए गए शब्दों के एक संधि विच्छेद है। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। संधि विच्छेद वैसे सबको आती होगी जो हिंदी के छात्र रहे हैं। देखिए, सदैव का संधि विच्छेद डी नंबर ऑप्शन। विच्छेद नहीं करना, ये कौन से संधि पे आता है? सदैव का हो जाएगा सदा धन एवं, ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों जल्दी ऑप्शन का आंसर बस देख ही ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सदैव में वृद्धि स्वर संधि है। सदैव में वृद्धि स्वर संधि है। यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए हो तो दोनों को मिलाकर ए, और यदि ओ अथवा औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो मैं बता सकती हूँ। देखिए, यदि कहीं पे आ के साथ प्लस आ के साथ ए होता है तो बराबर ए हो जाता है, और यदि दोस्तों आ के साथ
ये तो बड़ा आ के साथ प्लस ए मिलाया जाता है तब भी ए ही प्रोनाउंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि सदैव पूछा तो सदा धन एव, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, वृद्धि संधि। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि, महर्षि का तो हर जगह पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गुण संधि। गुण संधि देखिए, आगे बढ़ते हैं। जब अ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ बड़ी ई या बड़ा ऊ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि यदि छोटा आ के साथ बड़ी ई या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या फिर री के आते हैं तो शब्द के क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आ के साथ अ प्लस ऊ मिलता है तो इसका प्रोनाउंस हो जाएगा ओ। यदि आ के साथ देख सकते हैं दोस्तों, आ के उपरांत आ के साथ ए आता है, हाँ ये तो पहले ही वाला है। अ के साथ ए आता है तो ए, और यदि अ के साथ री आता है तो दोस्तों री का यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, अर हो जाता है। ओके दोस्तों, फिर अर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निसंदेह, निसंदेह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, और संधि विच्छेद नहीं, नाम पूछ रहा है, अभी संधि विच्छेद नहीं पूछ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होते हैं विसर्ग संधि कहलाती है। यदि विसर्ग के बाद स प या स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके बाद का वर्ण हो जाता है। निसंदेह का संधि विच्छेद निधन संदेश होता है। प्रश्न नंबर 59 से 61 तक नीचे शब्दों में समास प्रयुक्त है। चलिए दोस्तों, 59 क्वेश्चन। पंचवटी, पंचवटी ये कौन सा समास है, द्विगु समास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ, यदि कहीं पे भी कोई सी शब्द में पहले संख्यावाची शब्द हो, यानी देखिए जैसे यहाँ पंचवटी पूछा, यानी कि 5 वृक्षों का, 5 बरगदों का समूह पंचवटी, तो वहाँ पे द्विगु समास आ जाता है। जैसे कि यदि हम दशानन अगर लेते हैं, दशानन, तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि 10 आनन यानी 10 सिरों वाला, तो उसको भी हम द्विगु समास मानते हैं। द्विगु समास का मतलब होता है यानी पहला पद संख्यावाची होता है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जिस समास के पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पर से समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास, जैसे पंचवटी, त्रिभुवन, चतुर्भुज, चौराहा, नवग्रह, पचराहा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, बस संख्यावाची होता है तो उसको द्विगु समास कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। घनश्याम, घनश्याम में यहाँ पे कर्मधारय समास है। जब तत्पुरुष समास विशेषण विशेष के भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, तब वहाँ कर्मधारय समास का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि पद पंकज, मृग नयन, पदरविंद आदि। यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और सामसायिक पद या समास पद अव्यय होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति के अनुसार, यथाविधि के अनुसार, यथाक्रम के अनुसार, अपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक आदि। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 62 से 65 तक दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। यानी कि एक वाक्य दिया है और इसमें एक शब्द बनाना है। तो सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है? सिरोधार्य। सिरोधार्य का आशय होता है सिर पर धारण करने योग्य। जबकि तिलक माथे पर लगाया जाता है, मुकुट की भी मस्तक पर बांधा जाता है और छत्र सिर के ऊपर सम्मान रूप में सुशोभित होता है। यानी कि तिलक लगाया जाता है, मुकुट बांधा जाता है और छत्र जो होता है सिर के ऊपर सम्मान रूप में सुशोभित होता है। और यहाँ पे कह रहा है सिर पर धारण, सिरोधारण, तो वो अर्थ पर ही समझ में आ रहा है सिरोधार्य। 63 नंबर, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है हर समय दूसरों की बुराई देखता है हो, जबकि आलोचना किसी विशिष्ट चीज के गुण दोष का विवेचना होता है और परनिंदक का आशय हो जो दूसरों की निंदा करता है। ओके दोस्तों, 64 नंबर है, बहुत अधिक जानकारी रखने वाला, बहुज्ञ, वाक्पटु, वाक्चतुर, बहुभुजी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बहुज्ञ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अधिक जानकारी रखने वालों को बहुज्ञ कहा जाता है। जो बोलने में कुशल हो उसे वाक्पटु कहते हैं। जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसे बहुभाषी कहते हैं। 65 नंबर दोस्तों, दोपहर के बाद का समय क्या है? दोस्तों सबको पता होगा, पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, निशीथ। इसमें ऑप्शन नंबर ये अपराह्न, ये सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अपराह्न का आशय दोपहर के बाद वाला समय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न और मध्य के समय मध्याह्न। निशीथ को अर्धरात्रि का समय कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ी देख लीजिएगा। निशीथ को अर्धरात्रि का समय कहते हैं। 66 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न को मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। 66 नंबर मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य, यानी अपने विपरीत कार्य करना। यदि हमें वजन उठाना नहीं आ रहा है फिर भी हम उठाए जा रहे हैं, बल्कि हमारे अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। उल्टी गंगा बहाना का आशय प्रतिकूल कार्य, जबकि बहुत परिश्रम करना असाध्य को साध्य कर देना है। उल्टा पुल्टा करना उक्त मुहावरों को कोई संबंध नहीं रखता। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग रहना, यानी अपना खाना पकाना, खिचड़ी अलग ही पकाना। ओके दोस्तों, यहाँ पे आगे देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का आशय सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपनी ही कार्य में लगे रहना, यह स्वयं पाकी होना युक्त मुहावरे से पृथक भाव दर्शाना है। यानी यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि स्वार्थ, अपना स्वार्थ देखना। आप ये कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही चीज है। ओके दोस्तों, 68 नंबर, धूप में बाल सफेद ना करना, यानी कि अनुभवी जीवन बिताना,
अभिनवी जीवन बिताना, यानी कि फिर धूप में बाल सफेद करना, यानी मेहनत करके बाल सफेद करना, यानी अनुभव हो जाना। ओके दोस्तों, धूप में बाल सफेद न करना का आशय अनुभवी जीवन बिताने से है। धूप में बाल सफेद करने का आशय अनुभवी हीन जीवन व्यतीत करना होता है। अधिक उम्र का व्यक्ति या बचपन में बाल सफेद होना उक्त मुहावरे से कोई आशय नहीं होता। अपने मुंह मियां मीठो, यानी अपनी बड़ाई करना। देखिए ऑप्शन में भी है, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ये तो दोस्तों सबको आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है कलम तोड़ना, जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी उक्ति लगाना। यानी कि यहाँ पे कलम तोड़ना का मतलब होता है अनूठी युक्ति, यानी कोई ऐसी युक्ति लगा देना जिससे सारे कार्य हो जाते हैं। कलम तोड़ना यहाँ पे अधिकतर जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना भी कई लगा देते हैं, पर यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों, कमल तोड़ने का मतलब होता है अनूठी युक्ति लगाना। फिर दोस्तों अगले चलते हैं। ऊष्म व्यंजन है डी नंबर स, ख, स, ह, यानी ऊष्म, जिसमें से सीटी निकलती है गर्म हवा, ऊष्म यानी गरम हवा निकलती हो, उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जो इसके अंतर्गत चार आते हैं, स, ख, स, ह। और आगे देखते हैं कठिन काव्य के प्रेत, ये तो एक लगता है रचना है। कठिन काव्य के प्रेत यह किस कवि की कहा गया है? कठिन काव्य के प्रेत को किस कवि को कहा गया है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। ये भक्ति काल के अंतिम कवि और रीति काल के प्रथम आचार्य कवि केशव दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषण में संस्कृत शब्दावली दूरहता और सरसहीनता के कारण महाकाव्य रामचंद्रिका के विषय में टिप्पणी करते हुए कठिन काव्य का प्रेत संज्ञा दी है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने दी थी इस कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा, किस आलोचक ने दी थी? रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। किस रचना पर दी थी? रामचंद्रिका की रचना जो कि केशवदास जी की थी, इसके लिए दी थी। छंदों की प्रयोगशाला कहा है, रामचंद्रिका को छंदों की प्रयोगशाला कहा है। आषाढ़ का एक दिन, ये किसकी रचना के लेखक कौन है? प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन मोहन राकेश है। ओके दोस्तों, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, हिंदी का पेपर चल रहा है तो इसलिए हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाट्य रचना है, ये एक नाटक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जबकि प्रसाद ने कामायनी, हर्ष ने नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना की है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें अगर कहीं भी कविता मिलती है तो जनु, मनु, मानो आदि इस पता चल जाता है कि उत्प्रेक्षा यानी संभावना की जाए, कल्पना, यानी उसके समान है, मानो उसके समान है, ऐसे करके आते हैं ना। आगे दोस्तों देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की भिन्नता होती है, उपमान में संभावना होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निकटे जनु जुग। देखिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, निकटे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाई, यानी निकटे जनु, यानी जिस तरह जुगल, मतलब यहाँ पे अर्थ है जनु, जनु मनु मानो आ गया है, तो वही चीज है। फिर दोस्तों यहाँ उपमेय राम लक्ष्मण के लिए उपमान बिंदु चंद्रमा के लिए उपस्थित किया गया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है।
75 नंबर क्वेश्चन है, काकू का अर्थ क्या होता है? कौवा, कटु, चाचा, व्यंग्य व्यंग्य यानी काकू व्यंग्यात्मक वाक्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, व्यंग्यात्मक। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। काकू का आशय व्यंग्यार्थ भाव से प्रयुक्त होता है, न कि इस आशय कौवा, कटु या अथवा चाचा से। भूव भरहि संयुक्त राकस को वन जाए, रसातल में अनुराग्यो जग में जय शब्द समेत केशव राज विभीषण के सिर साज्यो। ये किस छंद में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मत गयंद छंद पे लिखा गया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भू में अनुराग्यो, इसमें मतगयन छंद है। इस छंद की यह विशेषता होती है कि इसमें समवर्ण होते हैं, यानी कि समान वर्ण होते हैं दोनों में। इसके प्रत्येक चरण में 7 मगध और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं, यानी 23 वर्ण ऊपर की लाइन में, 23 वर्ण नीचे की लाइन में, दोनों समान होते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवय, चौपाई, सोरठा, छप्पय। यहाँ पे आपका तो डी नंबर सही हो जाएगा, बरवय। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छप्पय में 6 चरण होते हैं, उनमें प्रथम रोला छंद के और अंतिम में 2 उल्लाला छंद के होते हैं, जैसे नीलांबन परिधान हरि। तो रुकिए दोस्तों, चलिए। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध, भय, शोक, उत्साह। वीर रस का उत्साह, जिसमें वीरता हो, उत्साह हो, हमें प्रसन्नता हो, उसको वीर रस कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु जीव बीच हो और वरुण पड़ा, इस तरह भवक्ता राणा था, मानो सर्प में गरुड़ पड़ा। देखिए एक चीज और है, यहाँ पे एक उत्प्रेक्षालंकार भी मिल रहा है। यहाँ पे मानो शब्द आया, मानो जन मानो शब्द जो आते हैं तो उत्प्रेक्षालंकार भी होता है। तो यहाँ पे वीर रस और उत्प्रेक्षालंकार दोनों सम्मिलित है। वीर रस का एक उदाहरण और है, क्या कहते हैं, एक उदाहरण है, अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ याद आ गया दोस्तों। होता है उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में यमराज से मैं युद्ध में भी प्रस्तुत सदा मानो मुझे। आपने सुनी होगी, ये एक वीर रस का भी उदाहरण है जो अभिमन्यु के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। 79 क्वेश्चन। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराई मलावे, जोई सोई कछु कावे में कौन सा रस है? इसमें तो वात्सल्य रस है, क्योंकि यशोदा मैया पालन में कृष्ण जी को झुला रही हैं। वात्सल्य यानी प्रेम का आभार। आगे दोस्तों देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द देखिए, काज, हाथ, काम, काल। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर काल। तत्सम शब्द यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तत्सम। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेन। उक्त चारों विकल्पों में काज, हाथी, काम और काम तद्भव शब्द है, जबकि काल तत्सम शब्द है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी ये वीडियो खत्म करते हैं। 30 मिनट पूरे हो रहे हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको 21 नंबर से क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगी। ओके दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।